नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में हमने हिमालय के दो भाग पढ़े, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में हमने हिमालय की अवस्थिति विस्तार को जाना, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। भाग 2 में हमने वृहद हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम आपसे बात करते हैं भाग 3 की, और जिसके अंतर्गत हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, मैंने यहाँ इस रीजन में 3 पट्टियाँ बनाई हैं। ये तीनों पट्टियाँ आपकी हिमालय की हैं। जो रेड वाली पट्टी देख रहे हैं वो वृहद हिमालय की है, बीच वाली पट्टी आपकी लघु या मध्य हिमालय की है, और सबसे नीचे वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं ब्लू कलर की वो शिवालिक हिमालय की है। तो हम आज बात करने वाले हैं लघु हिमालय की। ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से लघु हिमालय से काफ़ी प्रश्न बनते हैं क्योंकि घाटियाँ इत्यादि यहाँ से पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, लघु हिमालय जो है वो वृहद हिमालय के दक्षिण में है, यानी कि वृहद हिमालय ऊपर हो गया, इसके नीचे आपका लघु हिमालय। तो दिशा कौन सी हो जाएगी? इधर दक्षिण दिशा हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, ईपर आप देखेंगे जब भी आप मैप बनाते हैं तो आपने देखा होगा मैप पे इस तरह से एक एरो बना होता है, जहाँ ऊपर लिखा होता है नॉर्थ, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ वेस्ट लिखा होता है। तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे लघु हिमालय के अन्य नाम क्या हैं। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसको महाभारत श्रेणी नाम से भी जाना जाता है। तो लघु हिमालय के आपने नाम देखे, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, महाभारत श्रेणी या हिमाचल हिमालय। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वृहद हिमालय ऊपर जो आपका इस एरिया में, मैंने आपको कराकोरम, लद्दाख, जास्कर इत्यादि पढ़ाई थे। तो यहाँ पे बताया था कि वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग है। इसी प्रकार वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। यानी कि जो गैप है, जो खाली गैप है किसके बीच? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, उसके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मैंने आपको हिमालय के भाग 2 में बताया था कि वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा कि वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से तो अलग है, किसके द्वारा? इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा। और यहाँ हमने देखा वृहद हिमालय लघु हिमालय से काय के द्वारा अलग है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। तो अब लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में भी एक स्पेस है, तो इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ध्यान रखिएगा कि वृहद हिमालय से काय के द्वारा अलग है? लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। यानी कि इस तरह से अगर आप देखें, यहाँ आप देख रहे हैं तो वृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच का जो स्पेस है उसका नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के स्पेस का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, या हिंदी में इसको कहते हैं वृहद सीमांत दरार। वृहद सीमांत दरार अर्थात लघु हिमालय वृहद हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग है, जबकि अपने नीचे अर्थात अपने दक्षिण में शिवालिक हिमालय से वृहद सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग है। देखिएगा, मैं यहाँ आपको एक और समझा देता हूँ कि किस तरह से ये है। ये मान लीजिए कि ये आपका वृहद हिमालय है और यही आपका लघु हिमालय है और ये आपका शिवालिक हिमालय। मैंने तीनों को थोड़ा सा अलग करके बनाया है समझने के लिए। जैसे वृहद हिमालय हमारा रेड वाला हो गया, लघु हिमालय ग्रीन वाला, और शिवालिक हमारा ब्लू वाला हो गया। तो लघु और वृहद के बीच का जो स्पेस था उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच के स्पेस का नाम क्या है? वृहद सीमांत दरार, ठीक है ना। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है ना, वृहद सीमांत दरार है। तो ये आपने देखा, दोनों के बीच का स्पेस देखा। इसके बाद देखेंगे लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 3700 से 4500 मीटर के पास। यानी कि जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर ऊंचा है। एवरेज ऊंचाई किसी किसी किताब में 3000 से 4000 के बीच या 2800 से 4000 के बीच मिलती है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक आंकड़ा यही है कि लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। ये कम ऊँचा है। अगर देखा जाए वृहद हिमालय की तुलना में लघु हिमालय कम ऊंचा है, और कम ऊंचा होने की वजह से इस पर साल भर बर्फ़ नहीं रहती। मैंने बताया था आपको, वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय पर साल भर बर्फ़ रहती है, और बर्फ़ रहने की वजह से वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, ना के बराबर रहती हैं। लेकिन लघु हिमालय कम ऊंचा है, और कम ऊंचा होने की वजह से इस पर बर्फ़ पूरी साल नहीं रहती। केवल जाड़ों के महीनों में छोड़ दिया जाए तो बाकी के महीनों में बर्फ़ पिघल जाती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय
इन दोनों के बीच में खाली स्पेस होगा और खाली स्पेस नीचे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ वृहद हिमालय है तो यहाँ चोटियाँ उठी हुई होंगी, उसके बाद चोटियों से नीचे आएंगे तो गैप मिलेगा और उसके बाद इधर चोटियाँ उठी हुई होंगी, यानी कि ये वृहद हिमालय की चोटियाँ होंगी यहाँ, उसके बाद यहाँ गैप होगा काफ़ी और उसके बाद ये लघु हिमालय की चोटियाँ होंगी। यानी कि एक तरफ वृहद हिमालय की चोटियाँ और एक तरफ लघु हिमालय की चोटियाँ, उनके बीच में जो स्पेस होगा वो समतल सपाट मैदान होगा, नहीं होगा। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि एक चोटियाँ इधर वृहद हिमालय की और उसके चिपक के लघु हिमालय की, तो होंगी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे होती तो वो एक ही हिमालय कहलाता। क्योंकि एक हिमालय आपका इस तरह से चोटी और उसके बराबर में थोड़ा स्पेस और इधर आपका लघु हिमालय, तो दोनों के बीच का जो स्पेस है, यानी कि दोनों तरफ से चोटियों से नीचे उतरेंगे तो नीचे का जो बीच का स्पेस होगा वो स्पेस क्या कहलाएगा, घाटियाँ कहलाएगा। अर्थात वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में समतल सपाट मैदान है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में समतल सपाट मैदान है जिनको घाटियाँ कहते हैं। तो कई सारी घाटियाँ यहाँ पाई जाती हैं वृहद और लघु हिमालय के बीच, कई सारी घाटियाँ, इनमें कश्मीर घाटी आप जानते ही हैं, इसके अलावा लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि अगर आपसे पूछता है कश्मीर घाटी कहाँ है, तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू कांगड़ा घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और नेपाल की काठमांडू घाटी भी लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप ऊपर से चलेंगे, एक बार दोबारा समझिए घाटी का मतलब, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपका यहाँ पे इस तरह से चोटियाँ हैं आपकी, ये वृहद हिमालय है और इसके बीच में यहाँ देखेंगे यहाँ आपका लघु हिमालय है। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचेगा ये कैसा स्पेस होगा, समतल सपाट होगा, नहीं होगा, नीचे होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके इधर, अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके उस साइड भी पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे और इधर देखेंगे तो इधर भी पहाड़ हैं, तो बीच में आप कहाँ होंगे, नीचे इलाके में होंगे। नीचे इलाका कैसा होगा, समतल होगा और सपाट होगा। सपाट इलाका क्या कहलाएगा, आपका घाटी कहलाएगा। तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियाँ हैं, इनमें से कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, नेपाल की काठमांडू घाटी है, ठीक है ना। तो घाटी किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणियों के बीच समतल सपाट मैदान को घाटी कहते हैं। तो आपने देखा वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच के समतल सपाट मैदान को घाटी कहते हैं और कई सारी घाटियां यहाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिए कश्मीर घाटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हिमोड निक्षेप। हिमोड निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है। हिमोड निक्षेप क्या होते हैं समझिएगा, देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हुआ है। और आज भी ये नीचे की जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ गतिमान है और यूरेशियन प्लेट पे प्रेशर बनाए रखी है। यानी कि इंडिया का ये वाला हिस्सा आज भी इधर मूव कर रहा है और इधर जो यूरेशियन प्लेट है उस पर अभी भी ये बल लगा रहा है। और बल लगाने की वजह से ही मैंने आपको बताया था कि हिमालय अभी भी बन रहा है, हिमालय का निर्माण अब भी हो रहा है और हिमालय प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। इसका मतलब है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा हलचल होती होगी, हिमालय के एरिया में बहुत ज़्यादा हलचल होती होगी। देखिएगा जब हलचल ज़्यादा होती है, जिसे हम भूगार्भिक हलचल कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक क्रियाओं की हलचल कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है भूकंप बहुत आते हैं। क्योंकि जब ज़मीन में हलचल होगी तो भूकंप आएंगे। तो आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के एरिया में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारे भारत में भूकंप के कई सारे जोन हैं, जोन 1, 2, 3, 4, 5। हालांकि जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है, जोन 2, 3, 4, 5। जोन 5 का मतलब है सबसे ज़्यादा खतरा है जहाँ भूकंप का, जोन 4 थोड़ा कम खतरा है, जोन 3 और कम खतरा है, जोन 2 और कम खतरा है। तो जोन 5 सबसे खतरनाक, यानी कि भूकंप, ये मैं आपको भूकंप के बारे में बताऊंगा। भूकंप जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है। तो आप समझिए कि भारत में, पूरे भारत को हमने भूकंप के जोन में बांटा है और सबसे खतरनाक जोन है 5। तो सबसे खतरनाक जोन 5 में कौन सा इलाका आता है आपका, ये इलाका आता है जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पर भूकंप की हलचल होती है और जब हलचल होती है तो बड़े लंबे समय में ज़मीन की आकृतियाँ बदल जाती हैं। जब हलचल होती है ज़मीन में, क्योंकि 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, उनके टकराने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं ज़मीन में गड्ढे पड़ जाएंगे, कहीं ज़मीन ऊपर उठ जाएगी, कहीं छोटे मोटे पहाड़ बन जाएंगे। हालांकि ये क्रियाएं बहुत लंबे समय में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल गए तो यहाँ पहाड़ नहीं था और आप अगले साल गए तो वहाँ पहाड़ बन गया। ये क्रियाएं लंबे समय में, हज़ारों सैकड़ों सालों में होती हैं। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक अर्थात प्लेटों की गति की वजह से और प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं, कुछ ना कुछ आकृतियाँ चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि किसी समय में लघु हिमालय
और महान हिमालय, यानी कि दोबारा समझिए आप यहाँ पे कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन इसका टेक्निकल रीज़न समझिए कि ये है क्या, कि हिमोड़ निक्षेप क्या है। तो आप दोबारा समझिए यहाँ पे कि देखिएगा ये आपका रीज़न है और यहाँ पे मान लीजिए आपका हिमालय है, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय, और ये एरिया आपका लघु हिमालय है, ठीक है ना। अब जो बीच का ये एरिया है, यहाँ किसी ज़माने में कुछ कुछ ग्लेशियर रहे होंगे, किसी ज़माने में हज़ारों लाखों साल पहले कुछ ग्लेशियर रहे होंगे इस एरिया में। अब चूंकि ये प्लेट इधर खिसक रही है, इसके खिसकने से प्रेशर बनना है, तो प्रेशर बनने की वजह से ग्लेशियर ख़त्म हो गए, क्योंकि प्रेशर बना और प्रेशर बनने से ज़मीन में हलचल हुई तो वह ग्लेशियर ख़त्म हो गए। और ग्लेशियर के जो निक्षेप थे, ग्लेशियर के जो अवसाद थे, अर्थात ग्लेशियर का मतलब क्या है, बर्फ़ की नदी, और बर्फ़ की नदी जब सूख जाएगी तो उसके नीचे जो मिट्टी इत्यादि होगी उसकी, उन्हें क्या कहेंगे, ग्लेशियर के अवसाद कहेंगे, निक्षेप कहेंगे। निक्षेप का मतलब है डिपॉजिट, कि जो ग्लेशियर सूख गए उनका बाद जो उनकी मिट्टी इत्यादि बची उसे कहेंगे निक्षेप ग्लेशियर का, या कहेंगे डिपॉजिट, या कहेंगे अवसाद। जैसे मान लीजिए नदी अपने संग बहुत सारा मिट्टी और इत्यादि लेके आती है तो नदियों के अवसाद हैं। तो जब यहाँ बहुत ज़्यादा हलचल हुई तो यहाँ पे ग्लेशियर सूख गए, ग्लेशियर ख़त्म हो गए, लेकिन उनके जो अवसाद बचे हुए थे, उनके जो अवसाद बचे थे जिसको हम निक्षेप कहते हैं, वो यहाँ रह गए अभी। और रहने के बाद भी वो इलाका थोड़ा सा उठ गया ऊपर, क्योंकि लगातार यहाँ से दोनों प्लेटों को प्रेशर पड़ रहा था। उस प्रेशर की वजह से ज़मीन में हलचल हुई, और हलचल की वजह से सबसे पहला काम क्या हुआ, ग्लेशियर सूख गए, और ग्लेशियर के जो अवसाद थे वो अवसाद क्या हुए, थोड़े से ऊपर उठ गए। तो थोड़ा पठार जैसा एरिया बन जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर होंगे तो थोड़े से गहरे होंगे, लेकिन चूंकि प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं हो रही हैं, हलचल हो रही है, तो वो ग्लेशियर सूखी, और ग्लेशियर सूखने के बाद और ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ग्लेशियर के जो इलाका है वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया। तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया तो पठार जैसा हो गया। मैंने आपको बताया था कि समतल मैदान अगर उठा हुआ हो तो पठार कहते हैं, उन्हीं पठारों को करेवा कहते हैं, उन्हीं पठारों को करेवा कहते हैं। और वो करेवा में जो मिट्टी है, करेवा में जो मिट्टी है, अर्थात जहाँ ग्लेशियर के अवसाद बचे थे और भूगर्भिक हलचल से वो थोड़े ऊपर उठ के पठार बन गए, तो उन पठारों की जो मिट्टी है वो किसके लिए, केसर की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर घाटी में करेवा क्या हैं, आपके पठार हैं, काय से बनी है, हिमोड़ों के निक्षेप से। हिमोड़ यानी कि ग्लेशियर का जो अवसाद है उसको हिमोड़ कहते हैं। और ये जो आपके पठार हैं इन पर खेती काय की होती है, केसर की होती है। तो आपने जगहों के नाम सुने होंगे कि कश्मीर में बारामूला, बड़गाम, गांदरबल, पुलवामा, इन एरिया में कई सारे करेवा अर्थात वही पठार पाए जाते हैं, और यहाँ पे केसर की खेती बड़ी मात्रा में होती है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के लोग जब भी किसी एग्जीबिशन इत्यादि में आते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा हर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगती हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग अपने यहाँ का स्टॉल लगाते हैं तो वो केसर ज़रूर बेचते हैं। तो ध्यान रखिए केसर कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर घाटी में। किस में पाए जाते हैं, करेवा। करेवा क्या है, एक आकृति है, भू आकृति है, जैसे पठार की तरह होती है, और वो किससे बनी है, ग्लेशियर के अवसादों में मोड़ पड़ने से। ग्लेशियर के अवसादों की भूगर्भिक हलचल से ग्लेशियर खत्म हो गए और वो अवसाद ऊपर उठ के पठार जैसे बन गए। तो याद रखिएगा केसर की खेती होती है। अब देखिएगा इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो आपने समझा कि वृहद हिमालय से किस प्रकार अलग है, शिवालिक हिमालय से किस प्रकार अलग है, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ऊंचाई इत्यादि आपने देखी कौन कौन सी घाटियाँ हैं। अब देखिएगा लघु हिमालय को ऐसे ऐसे करके, यानी कि यहाँ से चलेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, कई सारी श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि अभी तक तो मेरा को ऐसे 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 पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने अभी क्या किया है, अब तक अपने तीनों भागों में हमने हिमालय को कैसे पढ़ा है कि ऐसे पढ़ा वृहद हिमालय, ऐसे हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय, इससे ऊपर हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ऐसे पढ़ा था, 4 श्रेणियाँ पढ़ी थी उसकी, कैलाश के अलावा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर हमने पढ़ा वृहद हिमालय ऐसे करके, फिर हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय। अब लघु हिमालय को हम ऐसे ऐसे करके बांटेंगे श्रेणियों में, यानी कि जो लघु हिमालय आपका ग्रीन वाला बनना है उसकी एक श्रेणी यहाँ पढ़ेंगे, एक श्रेणी यहाँ पढ़ेंगे, 2 श्रेणी यहाँ पढ़ेंगे, एक श्रेणी आपके किस में पढ़ेंगे, नेपाल में पढ़ेंगे। इस तरह से हम उसकी 5 श्रेणियाँ पढ़ेंगे। अर्थात लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ, लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 5 श्रेणी मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली श्रेणी यानी कि सबसे पश्चिमी श्रेणी, सबसे पश्चिमी श्रेणी इधर वाली हो जाएगी ना। तो सबसे पहली और पश्चिमी श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय को हम ऐसे 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 करके काट के बांटते हुए पढ़ रहे हैं कि पहला श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। ये केवल लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। तो लघु हिमालय की पहली श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी, जो किस राज्य में है,
जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह सबसे पश्चिमी और लंबी श्रेणी है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है और सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो आप देख ही रहे हैं कि लघु हिमालय को हम इधर से चलेंगे तो सबसे पश्चिम, क्योंकि इधर पश्चिम है, तो सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी होगी, पीर पंजाल श्रेणी, और सबसे लंबी श्रेणी भी यही है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, इस श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है, दक्षिण में जम्मू है। तो आप देख रहे होंगे ये श्रेणी आपको दिख रही है, ये चूंकि कश्मीर है, ये पीर पंजाल श्रेणी है, इसके उत्तर में, ऊपर उत्तर हो गया तो ये तो श्रीनगर है, और इसके दक्षिण में यहाँ क्या है आपका, यहाँ जम्मू है। ठीक है ना। तो किसके, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में, उत्तर मतलब उधर, तो श्रीनगर है, और इधर आप देखेंगे, इधर देखेंगे तो क्या है आपका जम्मू है। तो ये मैंने जम्मू बना रखा है यहाँ पे, जैसे आप मान के चलिए, यहाँ आप देख लीजिए दोबारा, जैसे आपका ये ऊपर का मैं पोर्शन यहाँ बना दे रहा हूँ, ये आपका वृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय, लघु हिमालय के उत्तर में यहाँ श्रीनगर और नीचे यहाँ पे जम्मू होगा। ठीक है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी और लंबी श्रेणी है। इसके उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में जम्मू है। और ध्यान रखिए, जम्मू के पास ही काय का मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है। अगर ये यहाँ जम्मू है तो जम्मू के जस्ट ऊपर ही कटरा है, आपने सुना हुआ, आप लोग गए होंगे, तो कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर है। देखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी पर एक दर्रा पाया जाता है, बनिहाल दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा कौन सी श्रेणी पाया जाता है, पीर पंजाल श्रेणी पे। देखिएगा, दर्रा क्या होता है, दर्रा इसे कहते हैं माउंटेन पास, माउंटेन पास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहाड़ों के बीच या पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे दर्रा कहते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है और यहाँ से कहीं से हल्का सा गैप है, और इस गैप में होकर आने जाने का रास्ता है, तो उस गैप को क्या कह देते हैं, दर्रा कह देते हैं, माउंटेन पास। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, माउंटेन यानी कि पर्वत, और पास मतलब उसमें से जाने का रास्ता। तो दर्रा आप समझ गए होंगे, आगे हम बहुत सारे दर्रों की बात करेंगे। तो पीर पंजाल श्रेणी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, जिस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। कई दफ़ा पूछा जाता है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है, जम्मू कश्मीर में है। इस दर्रे में होकर आने जाने के लिए एक सुरंग बनाई गई, जवाहर सुरंग। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, बनिहाल दर्रे में है। अब जवाहर सुरंग करती क्या है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि लघु हिमालय की जो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है, उसके नीचे दक्षिण की तरफ जम्मू है और उत्तर की तरफ श्रीनगर है। बीच में यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रे का नाम है बनिहाल, और बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग, और जवाहर सुरंग क्या करती है, जम्मू को किससे जोड़ रही है, श्रीनगर से जोड़ रही है। तो जवाहर सुरंग में कोई ना कोई रास्ता जा रहा होगा, तो जवाहर सुरंग से जाने वाले नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1A। जवाहर सुरंग में होकर जाने वाले हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 1A। हमने लघु हिमालय को पश्चिम से पूरब की तरफ श्रेणियों में बांटा है। तो पहली श्रेणी हम पढ़ रहे हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है, और इसके उत्तर में उधर क्या है, श्रीनगर, और इधर क्या है आपका, दक्षिण में क्या है, जम्मू है। और इस पे एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आप समझते हैं, माउंटेन पास कहते हैं। और इनमें एक सुरंग है, इस दर्रे में एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग में होकर जो हाईवे जा रहा है उसका नाम है NH1A, लेकिन उसका नया नाम है NH44। सरकार ने बहुत सारे हाईवे के नाम चेंज किए हैं, तो NH1A अब नया नाम है उसका NH44। हम भारत के राजमार्ग पढ़ेंगे तब बात करेंगे इनकी। और इस सुरंग की लंबाई है 2.85 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो किस दर्रे पर है, बनिहाल दर्रे पर। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग। लंबाई कितनी है उसकी, 2.85 किलोमीटर। और इसमें होकर जो मार्ग जाता है उसका नाम था NH1A, अब नया नाम है उसका NH44। तो पहली श्रेणी आपकी कंप्लीट है, पीर पंजाल श्रेणी। अब बात करते हैं दूसरी श्रेणी, यानी कि लघु हिमालय की पहली श्रेणी ये हो गई। अब बात करेंगे दूसरी श्रेणी का नाम है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी, ये ध्यान रखिएगा, ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है। आप देख रहे होंगे मैप में ऊपर लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लहू यूपी बिहार की झकास पिक्चर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये आपकी श्रेणी कौन सी है, धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी मूल रूप से ज़्यादातर कहाँ है, ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, शिमला। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं वर्तमान में,
एक ग्रीष्मकालीन है अर्थात गर्मियों में शिमला और जाड़ों में धर्मशाला हो जाती है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला, वो किस पे अवस्थित है? वो धौलाधार श्रेणी पर अवस्थित है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि धौलाधार श्रेणी पर किस राज्य की राजधानी है, या हिमाचल की राजधानी शिमला कौन सी श्रेणी पर है? तो कौन श्रेणी पर है? वो धौलाधार श्रेणी पर है। ध्यान है, इसी श्रेणी पर क्या पाई जाती है? कुल्लू और कांगड़ा घाटी पाई जाती है, ठीक है ना। कुल्लू और कांगड़ा घाटी पाई जाती है, अर्थात कुल्लू और कांगड़ा घाटी मैंने आपको पहले ही बताया था। कुल्लू कांगड़ा घाटी किसके बीच है? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच है। तो ध्यान रखिएगा, लघु हिमालय में कौन सी घाटी में है? ये है आपकी धौलाधार घाटी में। तो धौलाधार घाटी में ही कांगड़ा और कुल्लू घाटियां अवस्थित हैं। तो पहली श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में थी। दूसरी श्रेणी लघु हिमालय की कौन सी? धौलाधार श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी श्रेणी की बात करें तो मसूरी श्रेणी और इसके बाद चौथी नाग टिब्बा श्रेणी। दो श्रेणियां एक साथ हैं। ये दोनों श्रेणी मसूरी और नाग टिब्बा किस में है? उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, नाग टिब्बा जो श्रेणी है वो लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। जैसे मैंने आपसे कहा था पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है, या पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, वहीं नाग टिब्बा लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। नाग टिब्बा कहने की वजह यह है कि उत्तराखंड में एक चोटी का नाम है टिब्बा, एक ऊंची चोटी का नाम है टिब्बा, और उसके बगल में एक नाग देवता का मंदिर है। और उत्तराखंड के लोगों का ये मानना है, जो उस इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, उनका ये मानना है कि नाग देवता उनके पशुओं की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो उसकी पूजा करते हैं। उस इलाके को पूरे को नाग टिब्बा नाम से जाना जाता है। तो नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ है? आपकी लघु हिमालय में है। और कहाँ है वो? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और मसूरी श्रेणी भी कहाँ है? उत्तराखंड में। तो दो श्रेणियाँ आपकी कहाँ आ गई? उत्तराखंड में। तो हम पढ़ रहे हैं लघु हिमालय की श्रेणियाँ। पहली पढ़ी हमने पीर पंजाल, दूसरी पढ़ी धौलाधार, तीसरी श्रेणी मसूरी और चौथी नाग टिब्बा, दोनों उत्तराखंड में है। और नाग टिब्बा लघु हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। अगली श्रेणी कौन सी है? महाभारत श्रेणी। ये कहाँ है? नेपाल में है। तो लघु हिमालय का जो भाग नेपाल में है उसे कहते हैं हम महाभारत श्रेणी कहते हैं, जो कहाँ पे है? आपकी नेपाल में है, ठीक है ना। अब देखिएगा, लघु और शिवालिक के मध्य, अभी तो हम बात कर रहे थे लघु और वृहद के मध्य, बहुत सारी घाटियाँ हमने पढ़ी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। अब हम बात कर रहे हैं शिवालिक के। ये नीचे वाला शिवालिक है ब्लू, ऊपर वाला ग्रीन वाला आपका लघु है। तो शिवालिक के और किसके मध्य? शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कुछ पर्यटक स्थल हैं, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं। कैसे समझिएगा दोबारा, ये आपका वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, और इससे नीचे की अगर बात करें, इससे नीचे वाला यहाँ लघु हिमालय के बाद आप देखेंगे इस जगह आपका यहाँ ये शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये आपको समझाने को बना रहा हूँ, बाकी वहाँ बने हुए हैं। तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच तो घाटियाँ हमने पढ़ ली, कश्मीर घाटी इत्यादि। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच कैसे पर्यटक स्थल है? यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कस्बे जैसे हैं, उन्हें कहा जाता है स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल। स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल यूँ कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जलवायु मानव शरीर के लिए बहुत अनुकूल है, स्वच्छ जलवायु है, और वहाँ आप जब जाते हैं तो आपको बहुत तरोताज़ा महसूस होता है, आपके शरीर को बहुत सारी लाभदायक जलवायु इत्यादि प्राप्ति वहाँ पर होती है। तो इसलिए उनको स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल कहा जाता है। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच काफ़ी सारे स्वास्थ्य पर्यटक स्थल हैं। लघु व शिवालिक के मध्य काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं, जिनमें शिमला है, मसूरी है, चकराता है, नैनीताल है, रानीखेत है और दार्जिलिंग इत्यादि। किसके बीच हैं ये? लघु हिमालय, यानी कि इस पूरे एरिया में जाएंगे, लघु और शिवालिक के पूरे एरिया में आगे तक, जहाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों साथ साथ हैं, इनके बीच के एरिया में बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं, जैसे शिमला, मसूरी, चकराता, आप लोग काफ़ी जगह गए होंगे, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि, ठीक है ना। अब देखिएगा, आखिरी पॉइंट आपका बचता है शिवालिक के उत्तरी ढालों पर, लघु हिमालय के उत्तरी ढालों पर कोणधारी वन। लघु हिमालय के उत्तरी ढालों पर कोणधारी वन, इसका मतलब समझिए कि ये आपका यहाँ ये वृहद हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय का उधर वाला ढाल, ये ढाल इधर वाला तो कैसा ढाल हो जाएगा? उत्तरी ढाल हो जाएगा ना, चीन की तरफ। लघु हिमालय का उधर वाला ढाल कैसा ढाल हो जाएगा? उत्तरी। और इधर वाला ढाल कैसा हो जाएगा? इधर वाला ढाल दक्षिणी ढाल हो जाएगा। सही है ना। चोटी कैसे होगी? ऐसे होंगी ना चोटी, ऐसे 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 चोटियाँ होंगी। तो उधर का ढाल उत्तरी ढाल, इधर का ढाल दक्षिणी ढाल, ठीक है ना। तो उत्तरी जो ढाल है इसका, उत्तरी ढाल पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन आपने देखे होंगे कि इस तरह से उनकी पत्तियां होती हैं, इस तरह से
ऐसे सीधे खड़े होते हैं। देखे होंगे आपने पहाड़ की ढालों पे फिल्मों इत्यादि में देखे होंगे, इस तरह से कोणधारी वन होती हैं। जैसे एक कुल्फी होती है ना, उस शेप में काफ़ी सारे वन होते हैं, कोणधारी वन कहते हैं। वनों के चैप्टर पढ़ेंगे वो ऐसा स्वरूप क्यों लिए होते हैं, क्योंकि उस इलाके में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है इसलिए ऐसे होते हैं। तो कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय के उत्तरी ढाल की ओर, जबकि लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों पर यानी कि इधर के ढालों पर, यानी कि अपने इधर के ढालों पर क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर की बात करेंगे तब इनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। देखिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपकी विषुवत रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा। इक्वेटर कहते हैं क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। अगर आप इसके पैरेलल चलेंगे तो इस तरह की रेखाएं आपने पढ़ी हुई, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्ष के साथ कोण बनाती हैं। मैं अक्षांश और देशांतर में इनकी बहुत प्रॉपर व्याख्या करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इनमें समस्या होती है क्या है और क्यों है। निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा अक्षांश देशांतर के संबंध में। ठीक है ना, तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, यानी कि नॉर्थ पोल से शुरू हो रही हैं, साउथ पोल पर जा रही हैं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना, अक्षांश रेखाओं को लैटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को लैटीट्यूड कहते हैं, लैटीट्यूड। और देशांतर रेखाएं जो खड़ी खड़ी हैं, देशांतर जो नॉर्थ से शुरू हो रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, इन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, बहुत जल्दी मैं चैप्टर को शुरू करूंगा अक्षांश देशांतर वाला, भारत का समय इत्यादि कैसे निकालते हैं, किसी लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब। तो देखिएगा, इस तरह से आप देखेंगे तो अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही हैं ऐसी वाली। तो कुछ अक्षांश रेखाएं विशेष हैं, क्यों हैं वो भी चर्चा करेंगे। तो जैसे आपकी ये अक्षांश रेखा हो गई आपकी विषुवत रेखा, इसे इक्वेटर कह रहे हैं, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना, इसके बाद एक रेखा और ऊपर आएगी 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक रेखा यहाँ आएगी 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री वाली, 23.5 डिग्री ऊपर वाली नॉर्थ थी, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो 23.5, इसे कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, फिर एक रेखा और ऊपर आती है, एक रेखा और ऊपर आती है यहाँ, इसे कहते हैं हम 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एक यहाँ आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है ना, यानी ये यहाँ आएगा 66.5 डिग्री साउथ आएगा, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे। इस 66.5 वाले को यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से लिखा रहेगा सारी चीज़ें। और ये नीचे वाला जो 66.5 डिग्री का है, नीचे वाला जो नीचे का 66.5 डिग्री का मैंने बनाया है, हालांकि रेखाएं तो लगातार हैं ऊपर से नीचे तक, हर एक डिग्री पर रेखाएं हैं ऐसे करके, लेकिन कुछ स्पेशल रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पहली स्पेशल रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, दूसरी 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, नीचे 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ऊपर 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपकी 5 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो इलाका ये वाला है, ये इलाका यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच का जो इलाका है, चारों तरफ पृथ्वी के, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध, इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, आपने सुना होगा। ठीक है ना, अब 23.5 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे 66.5 तक इस इलाके में, या 23.5 से 66.5 इस इलाके में। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, एक छोटा सा फिगर में और बनाता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिएगा, अब मैं केवल वही रेखाएं बना रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका विषुवत रेखा, ये कर्क, ये मकर, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये साउथ। ये हो गया आपका कौन सा वृत्त? आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री वाला। ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है ना, तो कर्क और मकर के बीच का ये जो स्पेस है, इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ, ये वाला स्पेस, या दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे 23.5 से 66.5 साउथ, ये वाला स्पेस। यहाँ थोड़ी गर्मी, जो ऐसे ऐसे लाइनें खींची हैं, जो स्पेस यहाँ है सेम वैसे स्पेस वहाँ है, दोनों जगह मौसम एक सा रहता है। ये और ये दोनों जो स्पेस हैं, इन दोनों स्पेस को क्या कहा जाता है? आपका शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध यानी कि थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सर्दी यहाँ पड़ती है। और 66.5 से ऊपर चलेंगे, ध्रुवों पर 90 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों तरफ 90 डिग्री है।
तो ध्रुवों तक यानी कि 66.5 से इधर ध्रुव तक ये, और 66.5 से इधर ध्रुव तक जो एरिया इसे कहते हैं शीत कटिबंध, यानी कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अर्थात कर्क से मकर के बीच गर्मी बहुत ज़्यादा तो उष्ण कटिबंध, कर्क से ऊपर आर्कटिक वृत्त तक या मकर से नीचे अंटार्कटिक वृत्त के बीच के दोनों स्पेस कैसे, शीतोष्ण कटिबंध यानी कि ठंडे गर्म मिक्स, और ऊपर शीत कटिबंध 66.5 नॉर्थ से 90 नॉर्थ तक या 66.5 साउथ से 90 साउथ तक का स्थान जो दोनों तरफ है, ये वाला और ये वाला, ये कहलाएगा आपका शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कि लघु हिमालय के दक्षिणी ढाल पर, उधर के उत्तरी ढाल पर तो क्या पाए जा रहे थे, कोणधारी वन पाए जा रहे थे। इधर के दक्षिणी ढाल पर क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान का क्या मतलब है कि देखिए भारत से एक रेखा जाती है, कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, ठीक है ना, और कर्क रेखा से ऊपर का जो स्थान है वो काय में आ रहा है, देखो कर्क रेखा से ऊपर का स्थान, ये वाला स्थान काय में आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण होंगे नहीं होंगे। अर्थात घास के मैदान ऐसे इलाके में पाए जाएंगे जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही बराबर हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। तो जो लघु हिमालय की उत्तरी दक्षिणी ढाल है, हमारी तरफ जो ढाल है उस पर जो घास के मैदान पाए जा रहे हैं उन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। यानी कि लघु हिमालय की उत्तरी ढाल पे कोणधारी वन है, यानी कि उधर वृहद हिमालय की साइड, और लघु हिमालय की इस साइड अर्थात अपनी साइड शिवालिक की साइड देखेंगे तो क्या पाए जाते हैं, ढाल पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण आपको समझ में आ गया होगा, और चर्चा इसकी अक्षांश देशांतर वाले चैप्टर में। इन शीतोष्ण घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हीं मैदानों को बुग्याल तथा पयाल कहा जाता है, बुग्याल तथा पयाल कहा जाता है। अर्थात लघु हिमालय की उत्तरी ढाल पर कोणधारी वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी ढाल पर अर्थात शिवालिक की ओर वाली ढाल पर नर्म शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको जम्मू कश्मीर में मर्ग जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, तथा जिनको उत्तराखंड में बुग्याल तथा पयाल नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको लघु हिमालय समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कोई सुझाव या कोई राय आपकी हो या आपका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेक्शन करें। इसके नोट्स पाने के लिए एक नंबर मैं आपको बार बार देता रहा हूँ, तो नंबर के लिए आप मुझे एक मैसेज पे कॉल करें 8218598117। इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर 2, लेक्चर 7, लेक्चर 8 में जो हिमालय का भाग 3 पढ़ा था, तो मैं आपको मुझसे एक गलती हो गई थी बोलते समय कि मैं जब आपको बता रहा था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, हम ऐसे करके आएगी, उसके नाम चेंज होते जाएंगे। जैसे यहाँ उसका नाम होगा सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में नाम होगा दिहांग, उसके बाद असम में नाम होगा उसका ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जब बांग्लादेश में जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा जमुना। बांग्लादेश में जाएगी, मैंने गलती से पश्चिम बंगाल बोल दिया था, हालांकि वहाँ वो टॉपिक नहीं था, चूँकि मैं समझा रहा था आपको दिहांग गार्ज के बारे में समझा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया था। तो उसे माइंड ना करें, जब मैं आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। और अगर आपने मेरे इतने सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया होगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाऊँगा, बारीकी से पढ़ाऊँगा, चाहे समय कितना लग जाए। प्रश्नावली भी जल्दी शुरू कराऊंगा और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आप सामान्य अध्ययन के किसी भी सब्जेक्ट की कहीं ना जाएं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो कला एवं संस्कृति हो, चाहे वो करंट अफेयर हो। करंट अफेयर की चिंता ना करें, अभी चूंकि पेपर पास नहीं है इसलिए मैं करंट अफेयर पे हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ। करंट अफेयर के बारे में मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं। सुपर टेट के बैच में बड़ा परेशानी थी कि करंट अफेयर कैसे याद होगा, और जब मैंने उनको पढ़ाया तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई उसमें। तो आप निश्चिंत रहिए, सारे सब्जेक्ट में आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। और इस वीडियो को जिस ग्रुप से जुड़े हूँ वहाँ शेयर कर दें। थैंक यू।